लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे चुंबक के गुण, क्षर चुंबक के बारे में। किसी क्षर चुंबक के अक्ष पर और लंबवत अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान को समझे थे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं ये जाने थे। क्षर चुंबक का परिनालिका की तरह व्यवहार को हम समझे थे। हमने देखा था किसी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही होता है जितना किसी क्षर चुंबक के अक्ष पर होता है। इस प्रकार से एक परिनालिका जो होता है क्षर चुंबक की तरह व्यवहार करता है, या क्षर चुंबक जो है परिनालिका की तरह व्यवहार करता है। एक क्षर चुंबक उस परिनालिका की तरह होता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण NiA है। अगर किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M है तो वह उस परिनालिका के तुल्य होगा जिसका M बराबर होगा NiA। N हो गया उसके फेरों की संख्या, I हो गया उसमें धारा, और A हो गया। तो देखो एक परिनालिका जो होता है क्षर चुंबक की तरह होता है, और जो परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण क्षर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दोनों का बराबर होना चाहिए। परिनालिका का चुंबक का आघूर्ण NiA और M जो है क्षर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबकीय द्विध्रुव को रखा जाता है तो उसके दोनों सिराओं पर क्या होता है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगता है जो बराबर और विपरीत होता है। नेट बल उस पर होता है 0। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला, द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल कितना होता है? 0 होता है। लेकिन ये दोनों बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है और दोनों के बीच की दूरी होती है, जिसके कारण से क्या होता है, इसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण लगता है, टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क होता है mb sin थीटा, mb sin थीटा। और इसके वजह से क्या होता है कि वह दोलन करने लगता है और यह सरल आवर्त गति करने लगता है। और सरल आवर्त गति का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है √mb/I। I क्षर चुंबक का जड़त्व आघूर्ण है, जिससे टाइम पीरियड यानी कि दोलन का जो आवर्तकाल है वो निकलता है 2π/ω यानी कि 2π√I/mb, जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करके b को सेपरेट करते हैं तो b इक्वल टू आता है 4π² यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता का पता चल जाता है। यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान 4π²I/mt² होता है। यानी कि कोई क्षर चुंबक, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय सुई जिसका चुंबकीय आघूर्ण M है, उसका जड़त्व आघूर्ण I है। ये क्या है? ये जड़त्व आघूर्ण है। कोई चुंबकीय सुई जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है वो सरल आवर्त गति करने लगता है, यानी कि दोलन करने लगता है। और दोलन का आवर्तकाल अगर T है, दोलन का आवर्तकाल T है, क्षर उस चुंबकीय सुई का जड़त्व आघूर्ण I है और उसका चुंबकीय आघूर्ण M है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता इंटेंसिटी होगा B बराबर 4π²I/mt²। ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे देखो क्या है, 4 चीज है, एक है B, दूसरा है I, तीसरा है T और चौथा है M। इस चारों में से कोई 3 का मान पता हो तो चौथे का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षर चुंबक को घुमाया जाता है तो घुमाने में जो किया गया कार्य होता है उस क्षर चुंबक में या चुंबकीय सुई में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे किसी स्प्रिंग को दबा दिया जाए या खींच दिया जाए तो उसको दबाने या खींचने में किया गया कार्य उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और ये जो चुंबकीय सुई है इसका स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? -mb cos थीटा। थीटा क्या है? दोनों के बीच यानी चुंबक के आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण -mb cos थीटा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होता है? सबसे कम जब थीटा बराबर होता है 0 डिग्री।
यानी कि चुंबकीय सुई जो है उसका चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है। उस स्थिति में उसका स्थितिज ऊर्जा होता है न्यूनतम। मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और एक मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर ये नीडल इस तरह से रहेगा, मैग्नेटिक नीडल, यानी कि इसका नॉर्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, तो ये इसकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति है। इस समय दोनों के बीच इसका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होता है? साउथ से नॉर्थ होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है इसका ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये है साउथ से, ये इसका साउथ है और इसका ये नॉर्थ है। ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। और इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? -mb। फार्मूला क्या है? mb cos थीटा। थीटा का वैल्यू 0 डालेंगे तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो -mb सबसे कम स्थितिज ऊर्जा। जितनी स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी ज्यादा अस्थायी स्थिति होगी। अस्थायी स्थिति का मतलब यह हुआ कि इसको घुमाने में अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, अब अगर इसको कोई घुमाना चाहेगा तो घुमाने के लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, घुमाने वाले को कार्य करना पड़ेगा, यानी कि ये इसकी अस्थायी स्थिति है। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम जब इसको कोई घुमा के एकदम ऐसे कर देता, उल्टा कर देता है, इसको घुमा के एकदम उल्टा कर दे कोई इस तरह से, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाता है? 180 डिग्री। और cos 180 का वैल्यू होता है -1, और ये -1 क्या हो जाएगा? +1। कितना हो जाएगा? mb। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा हो जाता है mb + mb, और ये है सबसे ज्यादा अस्थायी स्थिति। इस स्थिति में रह ही नहीं सकता है। जैसे ही इसको छोड़ा जाएगा ये एकदम घूम करके सीधा हो जाएगा, है ना। तो ये सर्वाधिक अस्थायी स्थिति। एक होता है संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति जब थीटा = 90 डिग्री है, थीटा = 90 डिग्री है तो क्या हो गया? cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है 0। जब क्षण चुंबक को ऐसे रखा जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 0 होगी। और जब 0 होगी तो ये एकदम संतुलन की स्थिति है। थोड़ा सा भी इसको हिलाने पर, थोड़ा सा भी इसको हिला दिया जाए, यानी कि अगर इधर की तरफ हिला दिया जाए तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, इधर की तरफ हिला दिया जाए तो इधर ये आ जाएगा और ये भी वाइब्रेट करना, यानी कि एकदम संतुलन की स्थिति है। जहां पर थोड़ा सा हिला देने पर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। संतुलन की स्थिति जब थीटा = 90 डिग्री होता है, उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है 0। चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता है। कोई सतह बंद है तो उससे गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है ना। ऐसा 0 क्यों होता है? कारण कि किसी सतह में जितना चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रवेश करता है उतना ही बाहर निकलता है, इसलिए हमें जितना प्रवेश करेगा उतना ही निकलेगा। तो नेट क्या होगा? 0 होगा। जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। विद्युत क्षेत्र के लिए बात किया जाता है तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स क्या होता है? उसके अभ्यंतर में, उसके भीतर में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर नेट आवेश धनात्मक हो, नेट आवेश धनात्मक होगा तो क्या होगा? नेट विद्युत क्षेत्र उससे बाहर निकलेगा। और नेट आवेश ऋणात्मक हो तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अंदर जाएगा, तो फ्लक्स निगेटिव होगा। और वहां पर भी 0 हो जाएगा अगर नेट आवेश 0 हो। नेट आवेश 0 होने का मतलब क्या हुआ? जितना विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, तो नेट फ्लक्स, गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। वहां भी 0 हो जाएगा। अगर सिर्फ द्विध्रुव को ही रखा जाए, किसी बंद सतह के भीतर किसी विद्युत द्विध्रुव को ही खाली रखा जाए तो उसके भीतर नेट आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके भीतर नेट आवेश हो जाएगा 0, और नेट आवेश 0 होगा तो उसे गुजरने वाला नेट फ्लक्स गॉस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि विद्युत के लिए जो गॉस नियम है वो चुंबकत्व के लिए गॉस नियम से अलग नहीं है, लेकिन कंडीशन ये अलग ये है कि विद्युत में एकल ध्रुव पॉसिबल है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, आइसोलेट पॉजिटिव और आइसोलेट नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। लेकिन चुंबकत्व में आइसोलेट नॉर्थ पोल, आइसोलेट साउथ पोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अकेला उत्तरी ध्रुव या अकेला दक्षिणी ध्रुव संभव
नहीं है। आप चुंबक को कितना भी छोटे से छोटे पीस में तोड़ दीजिए, वो हमेशा द्विध्रुव एक साथ ही रहेगा। एक तरफ नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरी तरफ साउथ पोल रहेगा। अकेला हो नहीं सकता है ये, ठीक है। या तो नष्ट हो जाएगा चुंबक। अब कहेंगे किसी चालक से अगर धारा प्रवाहित होता है, तो क्या किसी चालक से अगर धारा प्रवाहित होता है, किसी कुंडली से धारा प्रवाहित होता है, तो वो भी एक चुंबक बन जाता है। तो एक तरफ धारा क्लॉकवाइज होता है, दूसरी तरफ धारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जिधर एंटी क्लॉकवाइज होता है उधर नॉर्थ पोल हो जाता है, जिधर क्लॉकवाइज होता है उधर साउथ पोल हो जाता है। तो हमेशा दोनों ध्रुव साथ ही अपीयर होता है, और साथ ही जैसे धारा बंद होगा दोनों ध्रुव खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी चुंबकत्व की बात होगी इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा साथ ही रहेगा। यानी कि नेट मैग्नेटिक चार्ज हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। नेट मैग्नेटिक चार्ज हमेशा जीरो ही होता है, अकेला एकल ध्रुव होता नहीं इसमें। सबसे छोटा चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? एक धारा लूप है। यानी सबसे छोटा जो चुंबकीय अवयव है उसको धारा लूप कह सकते हैं। यानी कि कुंडली है जिससे धारा प्रवाहित हो रहा है, तो कुंडली ही सबसे छोटा मैग्नेटिक एलिमेंट है। भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। अर्थ के चारों तरफ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और अर्थ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का एक प्राकृतिक स्रोत है। और इसके सतह पर लगभग 4 × 10⁻⁵ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है। कितना? 4 × 10⁻⁵ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है। इसका परिमाण और दिशा को लगभग यह मानकर प्राप्त किया जा सकता है कि पृथ्वी के केंद्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव है। इसके पृथ्वी का जो केंद्र है इसके भीतर क्या उपस्थित है? एक चुंबकीय द्विध्रुव उपस्थित है, और जिसका चुंबकीय आघूर्ण 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला है। 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला है। इस द्विध्रुव का अक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की धुरी के साथ लगभग 11.5 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है, ये भौगोलिक अक्ष है, ये घूर्णन अक्ष इसको कहते हैं, और ये द्विध्रुव का जो अक्ष है, दोनों के बीच का कोण कितना है? 11.5 डिग्री का, ठीक है। द्विध्रुव अक्ष पृथ्वी की सतह को 2 बिंदुओं पर काटता है। द्विध्रुव अक्ष पृथ्वी की सतह को कितने बिंदु पर काटता है? 2 बिंदु पर काटता है, एक ऊपर और एक नीचे। जो साउथ पोल के निकट काटता है उसको चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ये नीचे में है। और ऊपर में जो नॉर्थ पोल के पास काटता है उसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। और चुंबक पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर होता है। यानी साउथ पोल से निकलता है और नॉर्थ पोल में प्रवेश करता है। लेकिन साधारण मैग्नेट का क्या, क्षण चुंबक का क्या होता है? साउथ से निकलता है नॉर्थ से निकलता है, साउथ में प्रवेश करता है। यानी कि नॉर्थ को तुम प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरह मानो, और साउथ को निगेटिव चार्ज की तरह मानो। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है। उसी तरह से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइंस बाहर निकलता है और साउथ पोल्स के भीतर प्रवेश कर जाता है। विद्युत में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें खत्म नहीं होता है, ये क्या होता है? बंद लूप बनाता है। नॉर्थ से निकलता है, साउथ में प्रवेश करता है। पृथ्वी का उल्टा होता है, पृथ्वी का उल्टा है, साउथ से निकलता है, नॉर्थ में प्रवेश करता है। आप कहेगा ये उल्टा क्यों है? उल्टा वास्तव में हमने कर दिया है, उल्टा है नहीं, है तो सीधा ही। वास्तव में जो हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेट को पृथ्वी पर लटकाते हैं और वह मुक्त जब घूमने के लिए स्वतंत्र है तो उसका एक सिरा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव की तरफ, और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। तो जो सिरा उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है उसको हम कह देते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है उसको कह देते हैं दक्षिणी ध्रुव। वास्तव में ये उल्टा होता है। होता क्या है कि वास्तव में क्या होता है, जब मान लो कि नीचे एक मैग्नेट है, नीचे मैग्नेट है, इधर उसका नॉर्थ पोल है और इधर इसका साउथ पोल है। ऊपर एक मैग्नेट हमने लटका दिया तो क्या होगा? इसका नॉर्थ, उधर नॉर्थ पोल है ना, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा ना, तो क्या होगा? ये घूम जाएगा। यानी कि जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ, यानी कि वास्तव में ये साउथ है और हम क्या कह देते हैं? इसको नॉर्थ है। यानी कि मैग्नेट का जिसको साउथ पोल बोल रहे हैं वास्तव में वह नॉर्थ पोल है, जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं वो वास्तव में साउथ पोल है। लेकिन इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा।
इसलिए हम जो मान लिए हैं एक बार कि जो नॉर्थ की तरफ रहता है उसको नॉर्थ पोल कहेंगे और जो साउथ की तरफ रहेगा साउथ पोल कहेगा। यही कारण है कि या तो तुम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उल्टा है कहो दो, या पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्षण चुंबक के उल्टा है। वास्तव में उल्टा हमने बना दिया है ना, हमारे समझ के कारण ऐसा हो गया है। वो तो अपने हिसाब से ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है। और लेकिन इसको समझना, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर है। और ये कंफ्यूजन हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। अगर हम ये कहते कि क्षण चुंबक जो नॉर्थ की ओर दिखता है वास्तव में वो क्षण चुंबक का साउथ पोल है ना, तो वहां भी ठीक हो जाता। लेकिन हमने उल्टा उसका नामकरण किया है, तो फिर इसलिए वो कंफ्यूजन रहता है। लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। बस मान के एक पृथ्वी का तुम उल्टा मान लो, बाकी सबका सीधा है, बाकी सभी चुंबक का सीधा है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव के पास जो है उसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव के पास है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यदि हम पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबक को लटकाते हैं, बिंदु पर एक बार चुंबक को स्वतंत्र रूप से निलंबित करते हैं, तो यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो वास्तव में जो चुंबक को अगर हम निलंबित करते हैं, कहीं पर भी सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ध्रुव पर ले जाएंगे, इसको ध्रुव पर ले जाएंगे तो ये सीधा खड़ा हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर इसका उत्तरी ध्रुव क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सीधा, और दक्षिणी ध्रुव पर इसका उत्तरी ध्रुव ऊपर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव नीचे हो जाएगा। तो ध्रुव का हम परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि ध्रुव वह बिंदु है जहां पर क्षण चुंबक उधर्व हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। जहां पे उत्तरी ध्रुव नीचे होता है वो उत्तरी ध्रुव है, और जहां पे दक्षिणी ध्रुव नीचे हो जाता है वो दक्षिणी ध्रुव है। भूचुंबकीय क्षेत्रों पर, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरह भूचुंबकीय दक्षिण ध्रुव के पास निलंबित बार चुंबक अपने दक्षिण ध्रुव पृथ्वी की सतह की ओर इशारा करता हुआ ऊर्ध्वाधर हो जाता है। इसलिए भूचुंबकीय ध्रुवों को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है: वह बिंदु जहां एक स्वतंत्र रूप से निलंबित क्षण चुंबक ऊर्ध्वाधर हो जाता है चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा होगा। और ये आपको जानकारी पहले से है, या बता देते हैं कि समय जैसे जैसे बीतता है ये ध्रुव का पोजीशन भी चेंज होता रहता है। ये चुंबकीय चट्टानों के अध्ययन से पता चला है कि पहले ये जो ध्रुव का पोजीशन है जो करंट पोजीशन से अलग था, और ऐसा स्पष्ट हो चुका है कि लगभग 76 लाख वर्ष में 7.6 इंटू 10⁻⁶ साल में ये 76 लाख वर्ष, 76 लाख वर्ष में 171 बार उत्क्रमण हुआ है। मतलब क्या है कि 176 लाख वर्ष में 171 बार जो नॉर्थ है वहां साउथ हो गया, और जहां साउथ है वहां नॉर्थ हो गया। वास्तव में ये घूमता रहता है। उत्तरी ध्रुव और ये पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष है वो क्या करता है, भौगोलिक अक्ष के साथ गति में रहता है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में एक गति होती, अपेक्षिक गति होती है, जिससे क्या होता है कि वो चेंज होते रहता है। सबसे पहला चेंजिंग जो है अभी पिछला, सबसे पिछला लेटेस्ट चेंजिंग जो है वो कितना साल पहले हुआ था, 10,000 साल पहले हुआ था। यानी कि 10,000 साल पहले जहां पर अभी उत्तरी ध्रुव है वहां दक्षिणी ध्रुव था, और जहां दक्षिणी ध्रुव था चुंबक का वहां उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, इसका पता हमको कैसे चलता है, क्योंकि इतना बड़ा साल है, कितना तो किसी का आयु नहीं होता है। कोई आदमी कितना जिएगा, 100 साल 150 साल ये नहीं जिएगा, बहुत 1000 10,000 साल तो नहीं जिएगा। तो किसी के जीवन में ये देखना संभव नहीं है कि एक आदमी के जीवन में जहां नॉर्थ है वहीं नॉर्थ रहेगा, दूसरा कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। बहुत आएगा तो 1 डिग्री आधा डिग्री का अंतर आएगा, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन जो होता है इतना धीमा होता है कि हम उसको जीवन काल में अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो बेसाल्ट जो निकलता है उसके स्टडी से पता चलता है कि चेंजिंग होता रहा है। कारण क्या है, पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसका कारण क्या है? तो कारण एक ही है जो अभी तक जानकारी में है कि चुंबक का कारण क्या है, आवेश की गति, करंट। इलेक्ट्रिक करंट ही
मैग्नेट का कारण, मैग्नेटिक फील्ड का कारण होता है। जब कोई आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और आप जानते हैं कि हर चीज में आवेश है। तो पृथ्वी के भीतर जो पिघला हुआ धातु है, तरल है, तथा और अन्य सुचालक पदार्थ हैं। सुचालक पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें आयन होते हैं। ध्यान रखना कि हर चीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हर चीज में होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब चीज में होता है, लेकिन नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। लेकिन कुछ धातु होते हैं, धातुओं में क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, भरे हुए रहते हैं, जो सुचालक होते हैं। जो भी सुचालक होगा उसमें चार्ज होता है, एक्स्ट्रा अलग से होता है। तो वो तरल है, कुछ ऐसे तरल, धात्विक तरल और अन्य सुचालक पदार्थ जब पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी क्या है? गति कर रहा है, घूम रहा है, तो घूमने के साथ साथ वो भी घूमता है। आपेक्षिक गति होता है, पृथ्वी और तरल के बीच में आपेक्षिक गति होता है, जिसके कारण से उसके भीतर का जो आयन है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसका आपेक्षिक गति होता है। और वो जो गति है, जब आवेश का गति होता है तो क्या निर्माण करता है? करंट का निर्माण करता है। और वही करंट है चुंबकत्व का कारण है, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है। यानी कि पृथ्वी के भीतर जो द मैग्नेटिक फील्ड इज मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, किसके कारण से है? विद्युत धारा के प्रवाह के कारण है। इंड्यूस्ड इन दी मोल्टन लिक्विड, जो प्रेरित होता है किसमें? मोल्टन लिक्विड में। मोल्टन मतलब पिघला हुआ द्रव में। एंड अदर कंडक्टिव मटेरियल्स, पिघले हुए पदार्थ और दूसरे सुचालक पदार्थों के भीतर जो इंड्यूस्ड होता है इनसाइड दी अर्थ के भीतर। चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर पिघले हुए तरल तथा अन्य सुचालक पदार्थों में प्रेरित विद्युत धाराओं के प्रवाह के कारण होता है। चुंबकत्व का कारण का जो लेटेस्ट जानकारी है वो मॉडर्न यही है ना। वैसे अभी तक इसका कोई इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एकदम दावा ठोक के कहा जाए कि यही कारण है ना। लेकिन अभी तक का जो जानकारी है, अभी तक का लेटेस्ट जानकारी यही है। इसके बाद हम कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया थे आपको। ग्लोब में किसी स्थान का पोजीशन बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। इसमें दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, वक्र खींची जाती हैं। एक सर्किल के रूप में होता है, तो सर्किल जो एक दूसरे के समानांतर होता है इसको पैरेलल्स भी कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है लैटिट्यूड। इसको क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। सबसे बड़ा सर्किल को बोला जाता है इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर के दोनों तरफ सर्किल का साइज छोटा होता जाता है। सबसे छोटा सर्किल होता है ध्रुव पर होता है, दोनों तरफ बढ़ने पर सर्किल का साइज छोटा होता जाता है। ये सर्किल यानी कि ये सर्कल। एक दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड, जो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ को मिलाता है। ये लाइंस, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इसमें एक लॉन्गिट्यूड जो है ग्रीनविच शहर से गुजरता है। कहां से? बीआरओ से। बीआरओ कहां पर है? ग्रीनविच में है। उसको कहा जाता है मेरिडियन। उसको क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। उसको प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन से दूरी यानी कि किसी बिंदु की दूरी स्थिति बताने के लिए हम दो बिंदु से दूरी बताते हैं, दो जगह से, दो रेखाओं से दूरी बताते हैं। एक होता है इक्वेटर से दूरी और दूसरा होता है प्राइम मेरिडियन से दूरी। तो इक्वेटर से दूरी को लैटिट्यूड कहते हैं और प्राइम मेरिडियन से दूरी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी कि ये लाइंस जो है, ये वाला लाइंस, ये सब लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना। और ये वाले जो हैं लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। इनका दूरी डिग्री में बताया जाता है, एंगल में बताया जाता है, कोणीय दूरी बताया जाता है। वास्तव में कौन सी दूरी बताई जाती है? कोणीय दूरी बताई जाती है, जो पृथ्वी के केंद्र से मापा जाता है। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक लैटिट्यूड का है, नॉर्थ में और साउथ में। और लॉन्गिट्यूड का क्या है? 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक ईस्ट में और वेस्ट में, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस बताया जाता है। तो ये मेरिडियन आपको बताया गया था। नॉर्थ साउथ अगर है तो समझिए लैटिट्यूड है, ईस्ट वेस्ट है तो लॉन्गिट्यूड है। ईस्ट वेस्ट का मतलब वो बताता है प्राइम मेरिडियन से कितना डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस। और नॉर्थ साउथ में बताता है लैटिट्यूड क्या है, यानी कि वो इक्वेटर से कितना डिस्टेंस पर है। कुछ और जानकारी आपको दिया गया था इनके बारे में, तो वो सब ज्योग्राफी का चीज है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के घटक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के 3 घटक हैं। एक है डिक्लिनेशन, दूसरा है इंक्लिनेशन और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कितने अवयव हैं, तो 3 अवयव हैं। एक है दिक्पात कोण, दूसरा है नति कोण या नमन कोण और तीसरा है क्षैतिज घटक। दिक्पात कोण क्या होता है? ये भौगोलिक यमोत्तर
यानी कि भौगोलिक मेरिडियन, और चुंबक और मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे बोलते हैं डिक्लिनेशन। ठीक है। उच्चतर अक्षांश और हायर लैटिट्यूड पर जैसे ध्रुव के पास जाते हैं तो वहां पर यह डिक्लिनेशन ज्यादा होता है, और इक्वेटर पर यह डिक्लिनेशन कम होता है। पोल पर डिक्लिनेशन 90 डिग्री का हो जाता है। हमारे इंडिया में डिक्लिनेशन कितना है? तो मुंबई, ये दिल्ली में है 41 मिनट ईस्ट, और मुंबई में है 58 मिनट वेस्ट। मिनट समझते हैं ना, कोण मापने का एक मात्रक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, यानी कि 1 डिग्री को छोटे छोटे खंडों में अगर बांट देंगे तो प्रत्येक खंड 1 मिनट कहलाएगा। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट है। 1 डिग्री जितना बड़ा कोण है उसका 60वां भाग, मतलब इसे समझो कि यह है तुम्हारा, ये इसका बेस है, और ये 1 डिग्री। 1 डिग्री कोण तो बहुत छोटा होगा, लेकिन दूरी बढ़ने पर क्या होगा, ये बड़ा दिखेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा बड़ा दिखेगा। तो ये 1 डिग्री कोण जो है, इसको अगर तुम 60 भागों में बांट दो तो प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहेंगे। नजदीक में अगर कोई पॉइंट है, लाइन है, उसके द्वारा बना हुआ 1 मिनट का कोण का पता नहीं चलेगा, लेकिन दूर में है तो वो पता चलेगा। और दूसरा है नति या नमन कोण। यह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके साथ बनाया गया कोण जो है, यानी कि क्षर चुंबक के साथ जो क्षर चुंबक जो क्षैतिज के साथ कोण बनाता है उस कोण को कहा जाता है नमन कोण। हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनाएगा उसे कहा जाता है नमन कोण। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ये है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये है अर्थ का किसी जगह पे, और ये है इसका क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा ये है? क्षैतिज रेखा। इसका क्या है? क्षैतिज रेखा है ना। और ये जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है ना। तो मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ वाला जो लाइन है उससे जितना नीचे झुक जाता है, उससे जितना नीचे झुक जाता है, ये इसका नमन कोण हो गया। ये इसका क्या हो गया? नमन कोण हो गया। इनक्लिनेशन, ये क्या हो गया? इनक्लिनेशन। ये इनक्लिनेशन हो गया, इनक्लिनेशन हो गया। ठीक है। और ये जो हर जगह पे मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ के बीच का जो कोण है, ये है डिक्लिनेशन, जिसको क्या कहते हैं? ये इंक्लिनेशन और ये डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन को नति कोण कहते हैं ना। ये होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन दोनों के बीच का एंगल है डिक्लिनेशन। और नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बना रहा है वो है इंक्लिनेशन, है ना। यहां पे डिफिनेशन क्या कह रहा है? डिक्लिनेशन दिक्पात कोण, और इंक्लिनेशन नति या नमन कोण। क्लियर है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड बी है तो बी कॉस थीटा, अगर थीटा क्या है? उसका इंक्लिनेशन है। थीटा क्या है? इंक्लिनेशन है। तो बी कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा उसका क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है। और इस थीटा कैसे निकालेंगे? अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो इस तरह से टेन थीटा क्या हो जाएगा? वी बटे एच वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी कि तीन चीज अगर हमको पता है, एक इंक्लिनेशन, दूसरा डिक्लिनेशन और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्लियर है। तो बी निकाल सकते हैं, है ना। अब खाली इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन पता है, खाली इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन से मैग्नेटिक फील्ड का पता चलेगा क्या? नहीं ना पता चलेगा। उसके लिए हमको एक तीसरा चीज भी चाहिए। वो क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको पता है और ये डिक्लिनेशन पता है और इंक्लिनेशन पता है, तो मिनेट मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे पता करते हैं? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम मेजर करते हैं और डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन हम किसी मैग्नेटिक नीडल का से पता, डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन किसे पता करते हैं? मैग्नेटिक नीडल से। चलिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण पद क्या सब है? सबसे पहला है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता क्या है? यह पदार्थ का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसे कितना चुंबकीय क्षेत्र पारित होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र पास करेगा, यानी कि वो कितना चुंबकित होगा, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कितना चुंबकित होगा। अगर किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए जहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी H है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H है, और उसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, तो उस पदार्थ का चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता म्यू होगा B बटे H। B बटे H, B चुंबकीय सामर्थ्य और H चुंबकीय तीव्रता। B क्या? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है? वो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वही उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। इसके अलावा दूसरा है आपेक्षिक चुंबकशीलता। नाम से स्पष्ट है, आपेक्षिक यानी किसी के सापेक्ष होगा। तो निर्वात के सापेक्ष किसी पदार्थ का जो चुंबकशीलता होता है उसे आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या हो गया? उसका निरपेक्ष चुंबकशीलता बटे निर्वात का चुंबकशीलता। इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? अगर निर्वात है, निर्वात का चुंबकीय सामर्थ्य बी नॉट है और पदार्थ रखने जाने पर चुंबकीय सामर्थ्य बी हो जाता है, तो बी बटे बी नॉट इक्वल टू हो जाता है म्यू बटे म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और बी नॉट क्या है? इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वैक्यूम, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य है। क्लियर है? उसके दूसरा है चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन यह बताता है किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो कितना चुंबकीय आघूर्ण ग्रहण करेगा प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में। अगर कोई पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो उसका आयतन भी है और उसका नेट मैग्नेटाइजेशन m होता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण m होता है, तो उसका मैग्नेटाइजेशन m बराबर क्या होगा? कैपिटल M बराबर क्या होगा? m बटे v। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा होता है और इसका परिमाण होता है। इसका परिमाण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर बटे मीटर, आयतन का मीटर क्यों हो जाएगा? तो m का क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर, और इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? L इनवर्स A, L इनवर्स A। उसके बाद है चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय तीव्रता को। यह वह चुंबकीय क्षेत्र है जिसका उपयोग किसी पदार्थ के चुंबकीकरण के लिए किया जाता है, यानी कि वह चुंबकीय क्षेत्र जिसका उपयोग किसी पदार्थ के चुंबकीकरण के लिए किया जाता है। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल। किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो उसका कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी पदार्थ को, कोई पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, उसको मैग्नेट बनाने के लिए जिस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा, यानी कि उसको चार्ज करने के लिए जिस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, वह मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसी को कहते हैं चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सभी समान चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रखे, दो पदार्थों को रखे जाने पर दोनों समान चुंबक सामर्थ्य प्राप्त नहीं करेगा, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ये उत्पन्न कहां से किया, चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो ये किसी कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कोई सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगर कोई सोलेनॉइड है, उसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, उसकी प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या n है, और उसमें I धारा प्रवाहित किया जाए तो उसका चुंबकीय तीव्रता कितना हो जाएगा? Ni। H बराबर क्या हो जाएगा? Ni। इसका SI मात्रा क्या होगा? एम्पियर पर मीटर। वही है जो चुंबकीय क्षेत्र का है, वही इसका है।
उसके बाद है चुंबकीय प्रवृत्ति, याद रखिएगा H बराबर Ni होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यह प्रति एकांक चुंबकीय तीव्रता से होने वाला चुंबकीकरण के रूप में परिभाषित है। इट इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है जाई, जाई बराबर हो जाता है m/h, m/h, यानी कि h फील्ड के इंटेंसिटी में किसी पदार्थ को रखा जाए तो उसका मैग्नेटाइजेशन कितना होता है m, तो उस पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा m/h, यानी प्रति एकांक h के कारण उत्पन्न होने वाला m। यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ के चुंबकीकरण प्राप्त करने की क्षमता की माप है। यह मात्रकहीन राशि है। क्यों मात्रकहीन? जो मात्रक m का है एम्पियर पर मीटर, वही h का है एम्पियर पर मीटर, ये मात्रकहीन हो जाता है। संबंध देखते हैं, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता में संबंध। चुंबकीकरण और चुंबकीय तीव्रता में क्या संबंध है? किसी निर्वाचित प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है μ0 Ni, है ना, और Ni क्या होता है H होता है। इसको हम लिख सकते हैं μ0 गुने H। अच्छा, कोई पदार्थ को रखे जाने पर उसका कोर पदार्थ, जो कोर का पदार्थ है, उसका चुंबकीय क्षेत्र में योगदान कितना होगा μ0 गुने, उसका मैग्नेटाइजेशन अगर m है तो μ0 गुने m हो जाता है कोर पदार्थ के द्वारा। और नेट चुंबकीय प्रणालिका के भीतर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, कोर पदार्थ के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र प्लस प्रणालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र b0 प्लस bm। तो यहाँ पे हम bm के बदले में रख देते हैं μ0 गुने m, और b0 के बदले में रख देते हैं μ0 गुने h। और दोनों में देखो μ0 है तो उसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा h प्लस m। इस तरह से देख लो कैसे, b इक्वल टू b0, b0 की जगह पे क्या रखेंगे h प्लस, और bm की जगह पे क्या रखेंगे μ0 m। दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा h प्लस m, ये हो गया। अच्छा, अब फिर से अभी हम देखें तुरंत जाई का परिभाषा, चुंबकीय प्रवृत्ति का क्या होता है, जाई बराबर क्या होता है m/h। तो जाई बराबर तो m बराबर क्या हो जाएगा जाई गुने h। तो यहां पर है m की जगह पे रखेंगे जाई गुने h, और इस बार फिर क्या है, दोनों में h है, कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लिए तो क्या हुआ μ0 1 प्लस जाई गुने h। अब 1 प्लस जाई को हम लिख देते हैं μr, तो μ0 μr गुने h। अब μ0 गुने μr क्या होता है, μr क्या है अपेक्षिक परमेबिलिटी, μ0 गुने μr को म्यू लिख देते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना μr बराबर क्या होता है म्यू बटे μ0, है ना। तो यहां पर इससे μr गुने μ0 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा μ0 गुने μr। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है, निर्वात का चुंबकशीलता गुने उसका अपेक्षिक चुंबकशीलता, उस पदार्थ का निरपेक्ष चुंबकशीलता होता है। तो म्यू गुने h, यानी कि b बराबर, यानी कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, अगर किसी पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू है और अप्लाइड इंटेंसिटी h है ना, तो उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, b बराबर होगा म्यू गुने h। यानी कि h चुंबकीय तीव्रता वाला जगह पे, h चुंबकीय तीव्रता वाला जगह पर किसी पदार्थ को रख दिया जाए जिसका चुंबकीयशीलता म्यू है, जिसका चुंबकशीलता क्या है म्यू है, तो वो जो चुंबक बनेगा उसका चुंबकीय सामर्थ्य, यानी कि उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिस पदार्थ चुंबक बन जाएगा उसका चुंबकीय क्षेत्र b होगा म्यू गुने h। क्लियर है, ये बनेगा। अब इसके बाद जाने चुंबकन धारा क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है। अब जानते हैं किसी प्रणालिका में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक या क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उसके प्रणालिका के भीतर अगर कोई कोर पदार्थ भर दिया जाता है तो उसके भीतर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है, अगर उस पदार्थ को निकाल दिया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा,
घट जाएगा। तो उतना जो भरा हुआ पदार्थ के द्वारा, जब भरा हुआ पदार्थ था उस समय जितना चुंबकीय क्षेत्र था, उतना चुंबकीय क्षेत्र और फिर से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, धारा प्रवाहित करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करंट। तो जितना एक्स्ट्रा करंट प्रवाहित करना पड़ेगा बराबर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, वो एक्स्ट्रा करंट ही है चुंबकन धारा, मैग्नेटाइजिंग करंट। वह अतिरिक्त धारा जो निर्वातित प्रणालिका में प्रवाहित करना होगा, कोर युक्त प्रणालिका के समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कोर के पदार्थ का चुंबकन धारा कहलाता है। ठीक है, रिवाइज हो गया।